जय हिंद दोस्तों। जयशंकर जी ने फिनलैंड के अंदर यूरोप को एक सबक सिखा दिया। वहां पे जो यूरोपियंस हैं वो जयशंकर जी को पूछ रहे थे कि भारत अभी भी रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। वही पुरानी बातें वहां पे जयशंकर जी ने सुना डाला। अब क्या कहा जयशंकर जी ने वो पहले सुन लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। To obviously ask you about the Russia-Ukraine war. I think in Europe there was a feeling that India adopted what we would regard as a kind of moral equivalence between the two sides, that you were saying, well, it's a big shame, but maybe they should stop, but you were too sympathetic towards Russia, too willing to buy oil from Russia. So how would you explain that position? तो यहाँ पे ये जो यूरोपियन यूनियन वाला बंदा है, ये जयशंकर जी को बोल रहा था कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर आप रशिया और यूक्रेन दोनों को समान देख रहे हो आप, जबकि रशिया जो है एलिजिडली अन्याय कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, ऐसा इस एंकर ने कहा। और कहीं ना कहीं भारत को क्वेश्चन किया कि आप क्यों रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। और फिर आप सुनिए जयशंकर जी ने क्या जवाब दिया। The people here. Well, I'd make two observations. I buy oil. I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian, because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. तो यहां पे इन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि उस टाइम पे जब रशिया ने युद्ध शुरू किया यूक्रेन के साथ, यूरोप मिडिल ईस्ट से, मतलब गल्फ से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल खरीद रहा था। इसके लिए भारत जो गल्फ से तेल खरीद रहा था वो हमारे लिए अवेलेबिलिटी कम हो गया और प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो फिर उसके बाद में यूरोप के वजह से भारत को रशिया से जो तेल हम खरीदते थे पहले 2021 में, हम मात्र 5% भी रशिया से तेल नहीं खरीदते थे। जी हाँ, हमारा ओवरऑल तेल के सप्लाई में से रशिया से सिर्फ 5% ही आता था तेल। यूरोप ने उस टाइम पे गल्फ से ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया। उसके बाद में हमें जबरदस्ती खरीदना पड़ा रशिया से तेल ज्यादा। ये सीधा यहां पे यूरोपियन यूनियन के ऊपर ही उंगली उठा दिया यहां पे जयशंकर जी ने। So circumstances pushed us in a certain direction. But अब आप देखिए ये क्या बोलते हैं, अब ये ध्यान से सुनिए। Since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. उन्होंने कहा आप हमें बहुत ज्यादा लेक्चर देते हो ना मॉरल सुपीरियोरिटी का, हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है ये आप हमें सिखा रहे हो ना। तो जयशंकर जी ने यह कहा कि भारत ने कभी भी किसी यूरोपियन देश के ऊपर हमला तो नहीं किया। I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. उन्होंने कहा जब भारत ने भारत के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी यूरोपियन कंट्री के ऊपर हमला नहीं हुआ। क्या आप ये बात बोल सकते हो कि किसी भी यूरोपियन देश के हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं हुआ है? यह प्रश्न जयशंकर जी ने सीधा उस यूरोपियन एंकर को पूछ लिया और पूरी उसका जो प्रश्न था उसको फ्लिप कर दिया। So keep that in mind. और भाई पूरा जो ऑडिटोरियम था शांत हो गया। यहां पे देखिए, यहां पे जयशंकर जी बात किस चीज की कर रही है, मैं आपको कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ये क्या है? साप 2000 पाकिस्तान का किसने सप्लाई किया? स्वीडन ने। ये क्या है? खलीद टैंक पाकिस्तान का, इसके अंदर इंजन किसने सप्लाई किया? यूक्रेन। और ये खलीद टैंक का जो इंजन है यूक्रेन काफी टाइम से सप्लाई कर रहा है। और ये क्या है? पाकिस्तान नेवी का सर्वेलेंस वेसल, किसने सप्लाई किया? ये इटली। जी हां, मोदी जी की जो फ्रेंड है मेलोनी, उसके देश ने ये पाकिस्तान को सप्लाई किया। हालांकि उनके कार्यकाल में आने से पहले सप्लाई हुआ था। लेकिन कहने का पॉइंट यह है कि ये जो यूरोपियंस हैं जो भारत को लेक्चर देते हैं, वो एक जिहादी जाहिल पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को दशकों से, ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में, दशकों से सप्लाई कर रहे हैं। अगोस्ता सबमरीन किसने सप्लाई किया? फ्रांस ने सप्लाई किया, जिसके साथ हम अभी राफेल का डील कर रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है
ये जो दोगलापन है यूरोप का, यूएस का, गोरे लोगों का, इसको एक्सपोज किया है जयशंकर जी ने वहां मंच पे बैठ के, और पूरा जो ऑडिटोरियम है वो शांत हो गया उसके बाद में। एक तरफ ये यूरोपियंस पाकिस्तान को हथियार देते हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल करके ये जाहिल जिहादी पाकिस्तानी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और फिर मंच पे भारत को बुलाया जाता है। फिनलैंड के अंदर जयशंकर जी को मंच पे बिठाया जाता है और भारत के ऊपर उंगली उठाया जाता है कि जी भारत रशिया का समर्थन कर रहा है। जो है, हमने इसके बाद भी कभी भी किसी भी देश को हथियार सप्लाई नहीं किया जिस देश ने यूरोप के ऊपर हमला किया। तो भारत फिर भी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, नॉन इंटरफेरेंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये दोगले गोरे लोग ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर ही उंगलियां उठा रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि वो दोगले हैं। तो देखिए, यहां अमेरिकन का तो पता नहीं, लेकिन यूरोपियंस को तो बहुत ज्यादा झाड़ते हैं जयशंकर जी, और बार बार जब भी यूरोप जाते हैं वहां झाड़ के ही आते हैं। I think the truth is, to a great deal, everybody has that sense of it's not my war. We don't admit it at times, but it's very natural, because at the end of the day, the more stakes you have, the closer it is to you, the more vested you are. It's your war. तो यहां पे जयशंकर जी ने पहले कहा कि अगर आप जहां कोई वॉर होता है उसके पास अगर आप रहते हो तो फिर आपके वहां इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपका कंसर्न भी उस रीजन के ऊपर ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जयशंकर जी ने ये यहां पे इनडायरेक्टली बोल दिया कि भारत जो है वो यूक्रेन और रशिया से बहुत दूर है, हमारा कोई लेना देना नहीं है वहां के वॉर से। ये बात जयशंकर जी ने यहां पे कहा। I think there needs to be a degree of understanding of that. I think the expectation that in the sense Ukraine, because it is so strong in Europe's calculus, is therefore shared by the rest of the world to the same degree, is no more reasonable than the rest of the world. Each region would have its own priorities. So again, because we keep coming back to Russian oil, look, when we didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. तो जयशंकर जी ने यहां पे कहा कि 2022 तक तो हम रशिया से तेल खरीदते ही नहीं थे, और ये सच भी है। हमारा जो ओवरऑल तेल का सप्लाई था उसमें रशिया कितना सप्लाई कर रहा था? 3% से भी कम। जी हां, 3% था 2021 में। और फिर अमेरिका ने भारत को कहा कि जी ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए आप रशिया से तेल खरीदिए। जी हां, और देखिए, अमेरिका के जो पूर्व यूएस एम्बेसडर थे भारत के अंदर, एरिक गारसेटी, उन्होंने खुद मंच पे बैठ के डिक्लेयर कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि भारत ने रशिया से तेल इसलिए खरीदा था क्योंकि अमेरिका ने भारत से कहा जी आप अपना जो रशिया से ऑयल परचेजेस है वो बढ़ा दीजिए ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाए। तो ये तो हिपोक्रेसी है यहां पे। Circumstances compelled us to get into that market. And I must say, the Russians have been steady suppliers because they put the cargoes out there and you go out there and buy oil, whichever is the most reasonable and available oil. But I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. Okay? Right now, if you see, after having first put tariffs on us last year for buying Russian oil, the US then again lifted its sanctions on Russian oil. They need the oil price down again. Yeah. So तो यहां पे एक तीर से दो शिकार, अमेरिका और यूरोप दोनों को सुना डाला। देखिए, यहां पे जयशंकर जी ने कहा कि 2021 में अमेरिका ने कहा कि जी आप रशिया से तेल ज्यादा खरीद लो पूरी विश्व में ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए। फिर बीच में अचानक तख्ता पलट होता है अमेरिका के अंदर, भारत को बोला जाता है नहीं जी आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर लो। तो अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका के कन्वीनियंस के हिसाब से भारत को बोला जाता है कि जी आप कब खरीदिए रशिया से तेल और आप कब मत खरीदिए। तो ये कोई स्विच नहीं है कि कब बंद कर दिया और शुरू कर दिया आपने। ये जो पॉलिसीज होती हैं ये बहुत मुश्किल से चेंज होती हैं, और यहाँ पे उन्होंने यूरोप को भी सुना डाला। और इनफैक्ट यूरोप का जो एंकर था उसने माना भी ये बात कि अब अमेरिका ये हिपोक्रेसी कर रहा है।
sanctions Because on they Russia. now. they need the oil price down again. Yeah. So let's not pretend that there is some great principle involved here. I mean, if it is on, off, and do it when it suits us and don't do it when it doesn't suit us. I mean, come on, we are all the adults in the room. We know what the game is. So I तो यहां पे ये साफ साफ बोल दिया है कि जब यूरोप चाहेगा, जब अमेरिका चाहेगा, रशिया से तेल भारत खरीदेगा, जब उनका मन अचानक बदल जाएगा तब भारत बंद कर देगा। ये जो सोच है यूरोपियन इलाइट्स के मन के अंदर, उस सोच को उखाड़ के फेंक दो। कहीं ना कहीं ये जयशंकर जी ने यहां स्पष्ट तरीके से कह दिया है। don't think making this about sanctimony is really warranted. Okay. तो उन्होंने कहा उसूलों की बात मत करो, यहां पे आप प्रिंसिपल्स की बात मत करो, हमें मत सिखाओ आप। Well, if you don't like sanctimony, then Donald Trump's your guy. He's very frank about. But और ये जो यूरोपियन एंकर है बार बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके उकसाने की कोशिश कर रहा था जयशंकर जी को। देखिए, ये जो यूरोपियंस है ना, ये भी एक नंबर के दोगले हैं। अभी आज उन्होंने ये बात स्पष्ट कह दिया है कि हम ऐसा लेट्स नॉट प्रिटेंड, हम नाटक नहीं करेंगे कि जी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल्स और वैल्यूज, ये सारी चीजों के ऊपर पॉलिसीज डिसाइड की जा रही है। यहां सब अपना अपना मतलब देख रहे हैं और भारत भी अपना मतलब देखेगा। यह बात बहुत ही स्पष्ट कर दिया जयशंकर जी ने यूरोप के अंदर। तो दोस्तों, इस बात पे लाइक का बटन ठोक दो। जब भी कोई अच्छी बात होती है वो उस चीज को इस चैनल के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। इस बात पे लाइक का बटन भी ठोक दीजिए और कमेंट्स में आप लिख के बताइए कि ये जो यूरोपियन यूनियन है जिसके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या हमें उनके साथ अभी डील नेगोशिएट नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को हथियार देना बंद कर दें, सपोर्ट करना बंद कर दें। ये भी आप कमेंट में लिख के बताइए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देखिए, इस चैनल के अंदर हम जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं और आप जाके हमारे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। आज थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कैसे भारत के एमईए ने क्या रिस्पांस दिया अमेरिका को, और हर रोज रात को डेली शो होता है जहां पे हम आधे घंटे के अंदर 20 से ज्यादा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स को कवर करते हैं। तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।